सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, सुखन के नाम पर कुछ भी सुना दो, यही मेयार अब है शायरी का, यही मेयार अब है शायरी का। प्रोफेसर अनिल राय साहब की शख्सियत, उनका व्यक्तित्व न सिर्फ हिंदी जगत में बल्कि उर्दू वालों में भी उतने ही प्रिय और मकबूल है, सर्वप्रिय है, इसलिए कि वो सच बोलने का हुनर जानते हैं। और जो इंसान सच बोलता है वो कभी झूठ की तरफदारी नहीं कर सकता, चाहे वो शब्दों के ज़रिए हो, चाहे वो अपने एहसास के ज़रिए हो। उनकी लेखनी सच बोलती है और सच वो ऐसी हिकमत है जो पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। नुसरत अदीक की शायरी पर मैंने उनसे गुजारिश की थी, निवेदन किया था कि आप कुछ बोल देंगे, तो मैं बहुत ही विनम्र तरीके से उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और मैं चाहता हूँ कि ज़ोरदार करतल ध्वनि से तालियों में उनका स्वागत करें ताकि एक माहौल बन सके। मंच पर बैठे हुए आज के इस समारोह, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और आमंत्रित गण, हमारे सामने सभा में इस शहर के साहित्य और अदब के आप सब सुधी और प्रेमी जन, सबसे पहले तो आज के इस मौके पर मैं जिन दो पुस्तकों का विमोचन हुआ है उसकी रचनाकार नुसरत अतीक जी को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम का एक संयुक्त हिस्सा है जिसमें हमारे नगर के हिंदी और उर्दू के रचनाकारों को सम्मानित किया गया है। ऐसे सम्मान के कार्यक्रम को मैं इस समवेत कार्यक्रम का एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा मानता हूं। इसलिए ऐसे मौके पर मैं ऐसे सम्मानित रचनाकारों को भी हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मैं अपनी बात हिंदी के एक बहुत बड़े क्रिटिक, संभवतः उर्दू में जिन्हें नक्काद कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आलोचक रामचंद्र शुक्ल की एक बात से शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। उनका एक निबंध है, एसे, कविता क्या है, जिसमें वो पोएट्री को, कविता को परिभाषित करते हैं। बहुत लंबा निबंध है और हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल को आचार्यत्व और वो विशेषज्ञता प्राप्त है कि उनकी बातें बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत के तौर पर साहित्य की व्याख्या, कविता की व्याख्या के एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण सिद्धांत के तौर पर स्वीकार की जाती हैं। और उनके न रहने के बाद भी लगभग 70-75 वर्षों का जो हिंदी की दुनिया का इतिहास है, हिंदी अदब का जो इतिहास है, उसमें उन्हें बहुत इज्जत, बहुत सम्मान प्राप्त है। इसलिए ऐसे किसी एक बड़े आचार्य
हिंदी साहित्य के एक बड़े इतिहासकार का कोई वक्तव्य और उनके वक्तव्य का एक छोटा सा अंश मैं आपके बीच में रखते हुए और अपनी बात अगर कहना चाहता हूं तो जाहिर है कि मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बात को सुना जाए। कविता क्या है नाम का जो उनका एस्से है, निबंध है, वो बहुत लंबा निबंध है और उन्होंने अपने जीवन काल में 3 बार उसमें संशोधन किए थे। 1909 में सबसे पहले वो निबंध प्रकाशित हुआ था और लगभग 20-25 वर्षों तक लगातार जैसे लग रहा था कि एक साहित्य का इतिहासकार, साहित्य का एक नक्काद, साहित्य का एक आलोचक लगातार कविता को परिभाषित करते हुए अपनी जो राय है या अपनी जो धारणा है उससे संबंधित जो उसके विचार हैं, उन विचारों में लगातार वो विकसित हो रहा है या अपने आप को तब्दील कर रहा है, अपने आप को परिवर्तित कर रहा है। ऐसे एक आचार्य, ऐसे एक मनीषी का वो संदर्भ मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया में सिविलाइजेशन का संकट जैसे जैसे गहराता जाएगा, दुनिया में सभ्यता और संस्कृति के से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे बढ़ती जाएंगी, मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे कविता करना या शायरी करना कठिन होता जाएगा। लेकिन उसी के साथ इतना ही अगर कह करके मैं अपनी बात समाप्त कर देता और किसी एक खास तरह के विषय प्रतिपादन की दिशा में बढ़ जाता तो शायद आचार्य शुक्ल जो कहना चाहते हैं वो बात आप तक संप्रेषित नहीं हो पाएगी, पहुंचेगी नहीं। इतनी बात कहने के बाद वो आगे कहते हैं, लेकिन शायरी और कविकर्म जैसे जैसे इन मुश्किलों के, इन कठिनाइयों के, सभ्यता सिविलाइजेशन के संकट के बढ़ने के साथ साथ जैसे ही ये कविकर्म, साहित्य का कर्म कठिन और चुनौतीपूर्ण होता चला जाएगा, वैसे वैसे दुनिया को कविता की और शायरी की और जरूरत महसूस होने लगेगी। और ये अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि आज हम 21वीं शताब्दी के जिस दौर से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया में आप जानते ही हैं कि दुनिया के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक संकटों को परिभाषित करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए समाज वैज्ञानिकों ने, सोशल साइंस के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों ने जो नई नई थियरीज पेश की हैं, उसमें उत्तर आधुनिकता की जो थियरी है जिसमें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात की जा रही है, सभ्यताओं के संघर्ष की बात की जा रही है, वो सभ्यताओं का संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। और सभ्यताओं के इस संघर्ष के दौर में मैं इस सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि ये हकीकत है कि सभ्यताओं का संघर्ष, उसकी चुनौतियां जितनी बढ़ती चली जा रही हैं, उतनी ही कविता की, अदब की, साहित्य की और शायरी की जरूरत बढ़ती चली जा रही है। कारण उसका क्या है? हम कविता को कैसे परिभाषित करेंगे? छोड़िए आचार्य शुक्ल ने आज के लगभग 100 साल पहले 1909 की बात, अगर पहली बार वो निबंध लिखा गया था और 1909 से लेकर 1927, 28, 29 तक संशोधन उसमें होते रहे, तो लगभग शताब्दी भर के गुजर जाने, 100 साल के बाद गुजर जाने के बाद मैं आचार्य शुक्ल की बात को अब छोड़ता हूं। मैं आपके हसासात, आपके अनुभवों को आपकी दुनिया में ले करके जाना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि ये जो मुश्किलें बढ़ी हैं, उत्तर आधुनिक शब्दावली में जिस संकट को, सभ्यता के जिस संकट को परिभाषित किया जा रहा है, उस संकट में हम कविता की जरूरत को कैसे रेखांकित करते हैं और कैसे देखते हैं। कविता पदार्थों से बनी हुई कोई भौतिक और आर्थिक वस्तु नहीं है, कोई ऐसा औजार या कोई ऐसा उपकरण नहीं है जिसको किसी कल कारखाने में धातुओं और पदार्थों से बनाया गया है। ऐसा कोई औजार नहीं है। फिर कविता की प्रकृति क्या है, उसकी तासीर क्या है, कविता की उसका मिजाज क्या है, जिसके चलते भौतिक और पदार्थों से रचे जाने वाले उपकरणों से अलग हट करके आप कविता और शायरी की जरूरत को महसूस करते हैं।
या उसको अपनी जिंदगी में दखल देते हुए अनुभव करते हैं, वो चीज जिसके लिए मैंने कहा कि वो भौतिक पदार्थों से अलग है, वो संवेदना और अनुभूति की दुनिया की वो रचना है जो इंसान को इंसान बनाती है। बल्कि कहें कि हम प्रकृति और जैविक संरचना में एक खास तरह की पैतृक और जैविक संरचना में हमें जो ये शरीर मिला हुआ है, इस शरीर के बाद जो एक आदमी की शक्ल और आदमी की हैसियत आपको मिलती है, इस आदमी के बाद इंसान बनने की जो प्रक्रिया होती है, आदमी को इंसान में तब्दील बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया अदब और कविता और शायरी के माध्यम से संपन्न होती है। इसीलिए मैं याद करना चाहता हूं, मैं नाम भूल रहा हूं, पश्चिम के एक विचारक ने, यूरोप के एक चिंतक ने कविता के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा है कि मैं नहीं जानता कि कविता हमारी जिंदगी में क्या करती है, लेकिन मैं इतना जरूर महसूस करता हूं और जानता हूं कि कविता के बगैर हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। और ये बात अगर कही जा रही है तो हम ये जानते हैं कि कविता इंसानों की जरूरत है, वो जानवरों की और पशुओं की जरूरत नहीं है। पशुओं की जिंदगी में साहित्य, अदब और शायरी की कोई जरूरत नहीं होती है, वो केवल इंसान के लिए होती है। इसीलिए आप ये देखते हैं कि इस दुनिया में इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इतने सारे इंजीनियर्स हैं, आप में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो डॉक्टर और इंजीनियर हैं, लेकिन दुनिया के सारे डॉक्टर और दुनिया के सारे इंजीनियर मिलकर के भी एक इंसान नहीं बना सकते। इंसान बनाने का काम अगर कोई करता है तो शायरी करती है और कविता करती है। इसलिए शायरी और कविता की दुनिया में और अदब की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं, वो काम करने वाले लोग, अब ये कहना, कुछ कहने के लिए शेष नहीं रह जाता, बाकी नहीं रह जाती कोई चीज कि अगर हमारे बीच में नुसरत अतीक जी के 2 काव्य संग्रहों का विमोचन हो रहा है और इस विमोचन के अवसर पर आयोजित इस समारोह के आप दर्शक और श्रोता अगर बन रहे हैं और अगर आपने अपने बीच अपने शहर के लोगों को सम्मानित होते हुए देखा है, उन लोगों को सम्मानित होते हुए देखा है जिन्होंने अपनी कलम से इंसान बनाने की जो जिंदगी की जरूरत है उसमें वो मुब्तिला हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इसके महत्व को समझा जा सकता है कि ये पूरा का पूरा जो हमारे इतिहास का दौर है, वो इतिहास का दौर कठिन होता गया है और साहित्य की और कविता की जरूरत बढ़ती चली गई है। मैं अनुभव कर रहा हूं कि गीत और गजल के बारे में चर्चा की जाती है, क्योंकि एक संग्रह जो फारसी की रस्मुल खत में है, मैं तो उसे नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो हिंदी देवनागरी लिपि में कविता प्रकाशित है, काव्य संग्रह जो प्रकाशित है, उस काव्य संग्रह के एक पाठक के तौर पर मैं ये बात खास तौर पर कहना चाहता हूं कि अरबी के कसीदे से होकर के फारसी की गजलों से होते हुए उर्दू और हिंदी तक का एक लंबा सफर अपनी जिंदगी का जो इस विधा ने, जिसे हम गजल विधा कहते हैं, उस विधा ने जो एक लंबा सफर तय किया है, उसने हिंदुस्तान में आने के बाद, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में और इसके नेपथ्य में अगर मैं अरबी के कसीदे की बात कर रहा हूं, फारसी की गजलों की बात कर रहा हूं, उर्दू की गजलों की बात कर रहा हूं और उर्दू की गजलों से आकर के हिंदी की गजलों में अगर हिंदी गजल नाम का इसने एक काव्य आंदोलन पैदा किया है, पत्र पत्रिकाओं से लेकर के और कवि सम्मेलनों और मुशायरों के मंचों पर इस विधा की लोकप्रियता अगर बढ़ती चली गई है और आज कविता की दुनिया में सबसे लोकप्रिय विधा के तौर पर गजल ने अपनी इज्जत और अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मकबूलियत हासिल की है, तो ऐसी विधा के बारे में बातचीत करते हुए ये कहा जाना चाहिए कि इस विधा के क्षेत्र में, इस फॉर्म के क्षेत्र में जो लोग महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, उसमें नुसरत अतीक का नाम बहुत ही महत्व के साथ रेखांकित किया जाना चाहिए। उनकी गजलों को पढ़ने के बाद कम से कम ये बात कह पाने की मैं स्थिति में हूं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, मैं हार्दिक बधाई देता हूं। एक बात खास तौर पर मैं कहना चाहता हूं, और वो इसलिए भी कि एक पद्धति होती है कि आप गजलों पर और गीतों पर अगर बातचीत कर रहे हैं, कविताओं पर अगर बातचीत कर रहे हैं, ये अगर आप निबंध पर बात करते हैं और कहानियों और उपन्यासों पर बात करते हैं तो वहां आपको उद्धृत नहीं करना होता है, बस संदर्भ आते हैं और आपने अपने वक्तव्य का उन्हें हिस्सा बना लिया।
लेकिन कविताओं पर बातचीत करते हुए अगर गजल पर बातचीत की जा रही है, गीत का संदर्भ अगर आ रहा है, तो गीतों की पंक्तियां उद्धृत की जानी चाहिए, गजलों से शेर उद्धृत किए जाने चाहिए और फिर बताया जाना चाहिए कि शेर का विषय प्रतिपाद्य क्या है या इसका सौंदर्य क्या है। लेकिन मैं उद्धरणहीन बयान देना चाहता हूं आज एक पाठक के तौर पर। मैं शेर नहीं कोट करना चाहता, मैं गीतों से पंक्तियां नहीं कोट करना चाहता। मैं इस संग्रह से, जुगनू एक सितारा, इस संग्रह से गुजरते हुए मैंने जो अनुभव किया है, एक खास बात की तरफ मैं इस सभा का ध्यान खींचना चाहूंगा। वो ये है, मैं उर्दू भाषा की जानकार नुसरत अतीक के बारे में एक बात सोच रहा हूं, और बात सोच रहा हूं तो मैं शताब्दियों पहले इस देश में चलने वाले आजादी के उस आंदोलन में, जिसमें एक ही तरह का ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करने का एक कॉमन एजेंडा था इस देश के हिंदुओं और मुसलमानों का। इस बात जो बात आपके बीच में मैं रख रहा हूं, उसको मैं चाहूंगा कि गंभीरता पूर्वक, इसलिए कि दो बहुत सेंसिटिव किस्म के शब्द आपकी सभा में रखे जा रहे हैं, हिंदू और मुसलमान। लेकिन आप ये देखिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आजादी के लड़ाई के दौर में एक कॉमन एजेंडा, एक कॉमन इंटरेस्ट ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरोध के मौजूद होने के बावजूद, यह बात भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, भारत की, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई, जो अंग्रेजों के विरुद्ध ये आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसका एक बहुत जाना पहचाना ऐतिहासिक दस्तावेजी सबूत बन चुका है कि राजनीतिक संघर्ष में हिंदुओं और मुसलमानों की राजनीतिक मान्यताएं और उनके इंटरेस्ट बाद के दौर में कॉमन नहीं रह गए थे और वो अलग होने लगे थे। और आप ये देखिए कि यही वो दौर था जब फिरका परस्त ताकतों ने भी अपने ढंग से राजनीति की व्याख्याएं करनी शुरू की थी, अपने ढंग से राजनीतिक व्यूह रचनाएं बनाई गई थी, और फिर इस देश में यह मामला केवल राजनीतिक मुद्दा न रह करके धर्म, संस्कृति, मजहब और जुबान तक चला गया था, भाषा तक चला गया था। उर्दू साहित्य और उर्दू भाषा का इतिहास जानने वाले लोग इस देश में कम से कम शताब्दियों के इतिहास के आधार पर इस बात को प्रमाण के तौर पर पेश कर सकते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच में जो विभाजक रेखा पैदा की जा रही थी, दोनों की दो तरह की राजनीतिक पद्धतियां विकसित हो रही थी, उसमें मजहब, धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पर भी विभाजन चल रहा था। हिंदी और उर्दू को एक दूसरे के सामने मुखापेक्षी और बुरे विरोधी स्थितियों में दोनों को खड़ा कर दिया गया था। मैं उस लंबी यात्रा के बाद ये बात कहना चाहता हूं कि देश के एक ऐसे वातावरण में, और मैं आज के माहौल के बारे में बात करना चाहता हूं, देश के आज के माहौल में, राजनीतिक माहौल में, धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल में, जहां उर्दू को केवल मुसलमानों की भाषा के तौर पर देखने की कोशिश की जा रही है और उसके तर्क दिए जा रहे हैं, जहां हिंदी को हिंदुओं की भाषा के तौर पर उर्दू के बरक्स प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, यह फिरका परस्त दृष्टिकोण अगर मौजूद है हमारे समाज में और इसको बाकायदे अगर राजनीतिक संरक्षण इस देश में मिल रहा है और इस थीसिस को इस्टेब्लिश करने की अगर कोशिश की जा रही है, तो नुसरत अतीक फारसी की रस्मुल्लखत को जानने के बावजूद, उर्दू लिपि को जानने के बावजूद, हिंदी की देवनागरी लिपि में अगर अपनी पुस्तक को छपवाने और प्रकाशित करके हिंदी की देवनागरी लिपि के माध्यम से गजलों को पढ़ने वाले लोगों के बीच में अपने संग्रह को अगर ले जाने का कोई फैसला करती है और कोई निर्णय लेती हैं, तो यह एक तरक्की पसंद और प्रगतिशील किस्म का निर्णय है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह साधारण निर्णय नहीं है, क्योंकि एक ऐसे दौर में जहां स्क्रिप्ट को मजहबी प्रतीक, सिंबल के तौर पर बार बार व्याख्यायित किया जा रहा हो,
जहां देवनागरी लिपि हिंदुओं की लिपि बन रही हो, फारसी की लिपि जिसमें उर्दू लिखी जाती है, वो मुसलमानों के मजहब का एक सांस्कृतिक प्रतीक, एक कल्चरल सिंबल के रूप में परिभाषित किया जा रहा हो, उस समय इस्लाम की दीक्षा लेकर के आने वाली एक शायरा, एक मुसलमान परिवार में जन्म लेने वाली एक लेखिका, एक कवित्री, अपने समय की इस प्रकार की हदों को तोड़ते हुए, इसका अतिक्रमण करते हुए, उसकी चौहद्दी को तोड़ते हुए अगर इस प्रकार का कोई सांस्कृतिक विमर्श रचने का प्रस्ताव अगर देती हुई नजर आ रही हो और देवनागरी लिपि का क्षेत्र अगर चुन रही हो, हिंदी में अपनी कविताओं का प्रकाशन अगर करा रही हो, तो ये साधारण बात नहीं है, यह साहित्यिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक विमर्श है, सांस्कृतिक समन्वय की ये बात है और इसके लिए इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं खास तौर पर यह बात कहना चाहता हूं और इसीलिए जब मैंने कहा आपके बीच में कि मैं शेरों को और कविताओं की पंक्तियों को उद्धृत करके उसका अर्थ मैं बताऊं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अर्थ समझने वाले, उसका भाष्य करने वाले, उसके अर्थ को, शब्द को, शिल्प के सौंदर्य को समझने वाले सब लोग बैठे हुए हैं। मैंने कम से कम नुसरत अतीक को जिस रूप में समझने की कोशिश की है वह इसी रूप में, और मैं फिर उनको हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही इस अवसर पर जितने लोग सम्मानित हुए हैं उन सभी लेखकों और साहित्यकारों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद।